हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस वेब सीरीज़ के बारे में बात करूंगी, ये वेब सीरीज़ आज से तकरीबन 2 साल पहले नेटफ्लिक्स पर आई थी, जिसका नाम था IC-814 कंधार हाईजैक। बिल्कुल सही सुना आपने। एक्चुअली ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर आधारित है। जो प्लेन हाईजैक हुआ था, उन्हीं के पायलट जो इस प्लेन को चला रहे थे, उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक से इंस्पायर होकर ये वेब सीरीज़ बनी है, जो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। कुल इसके 6 एपिसोड हैं। जब ये वेब सीरीज़ आई थी तो बहुत सारी आलोचनाओं का इसने सामना किया था, क्योंकि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप इस वेब सीरीज़ पर लगे थे कि भाई ये चीज़ इन्होंने एक तरीके से छुपाई है, बताई है, इसे नहीं बताना चाहिए था, इसे दिखाना चाहिए था। सब ने अपने अपने तरीके से इस मूवी को जस्टिफाई किया था। मूवी कह रही हूँ, वेब सीरीज़ को जस्टिफाई किया था कि ये उतनी अच्छी नहीं है। सब ने इसमें बहुत सारे क्लॉज निकाले थे। खैर, जो भी सबने निकाला, मैं उस पर बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। मैं उस पर कोई भी अपना कमेंट नहीं दूँगी, क्योंकि मैंने इसे अभी रिसेंटली देखा है। तो जो मैंने फ़ील किया इस वेब सीरीज़ को देखकर, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक तरीके से जो मैंने इस वेब सीरीज़ को देखा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये जो हाईजैक हुआ था 1999 में, दिसंबर में, 24 दिसंबर को। एक्चुअली मैंने ये न्यूज़ देखी थी, उस टाइम पर मैं बहुत छोटी थी। एक्चुअली 1999 में मैं काफ़ी यंग थी, स्कूल गोइंग थी। तो हम लोग देखा करते थे कि किस तरीके से वहाँ जो पैसेंजर्स हैं, जो उस प्लेन में सवार हैं, वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनली, और किस तरीके से उनकी हालत है। बाकायदा जो रिपोर्टर्स होते थे, वो एक डमी प्लेन में जाते थे और वहाँ पर दिखाते थे कि यात्री किस तरीके से बैठकर, अपना सिर झुकाकर जो हैं बैठे हुए हैं सीट्स पर कितने घंटों तक। और वहाँ के जो वॉशरूम हैं प्लेन के, वो भी स्टिंग करने लगे हैं क्योंकि सफाई नहीं हो रही है। बाकायदा सफाई भी करवाई गई। मतलब एक तरीके से मैं इस वेब सीरीज़ को देखने की वजह ही ये हाईजैक था, जिसके बारे में मैंने अपने बचपन में सुना था। और उस टाइम पर आप छोटे होते हो, ऑफ कोर्स जब मैंने ये न्यूज़ देखती थी, सुनती थी, तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता था कि अरे बेचारे लोग इतने फंसे हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि यंग एज में चीज़ों को आप एक अलग तरीके से फील करते हो, लेकिन जैसे आप मैच्योर होते हो, तब आपको चीज़ों का समझने का तरीका वो और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है। तो जब मैंने ये वेब सीरीज़ देखी, तो मैंने समझने की कोशिश करी कि उस वक्त कैसी दशा रही होगी पैसेंजर्स की। जो पूरा प्लेन का स्टाफ था, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो एयर होस्ट्रेस हो, और फ्लाइट अटेंडेंट्स हों, सब ने एकजुट होकर पैसेंजर्स की जिस तरीके से हिफाजत की थी, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। आज तो शायद पता नहीं ये लोग कहाँ हैं, अभी भी ये जॉब कर रहे हैं या रिटायर हो गए हैं या क्या कर रहे हैं। लेकिन सच में ये जिस तरह की जो ये सर्विसेज होती हैं, जहाँ पर आपको अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचना होता है। अपनी जान भले ही चली जाए, लेकिन जो यात्री हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारी पर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, उनकी जान माल की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी ये स्टाफ की होती है, फ़्लाइट अटेंडेंट्स की होती है, एयर होस्ट्रेस की होती है, और प्लेन के पायलट की होती है। तो किस तरीके से सब मिलकर इस सिचुएशन से जूझते हैं। और 7 दिन का ये जो एक तरीके से बनवास था, इन सभी यात्रियों ने काटा है। कुछ यात्रियों को उतार दिया गया था कुछ समय पहले ही, और बाकी जितने भी यात्री बचे थे, उन सब ने तो काफ़ी लंबा ये एक तरीके से आप कह सकते हैं टॉर्चर झेला था। और मैं बता दूं कि इस पूरे हाईजैक में एक ही शख्स था जिसकी डेथ हुई थी, और जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी, और वो शख्स अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर गया था। और सोचिए कि उसे पता ही नहीं था कि वो हनीमून पर जा रहा है।
अपने माता पिता को अलविदा कहकर, लेकिन वो वापस लौटेगा ही नहीं। बेचारे माँ बाप जो इतने प्यार से जतन से अपने बेटे के सर पे जिन्होंने सेहरा सजाया था, अब उसकी अर्थी वो उठा रहे थे। ये सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। और जिस तरीके से जब फ़्लाइट हाईजैक होता है, जब प्रशासन के पास ये न्यूज़ जाती है और किस तरीके से उनको डिसीजन लेने में कठिनाइयाँ आती हैं, फिर प्लेन में जो पायलट है वो किस तरीके से अपनी सूझबूझ दिखाते हैं, जो एयर होस्टेसेस हैं, जो फ़्लाइट अटेंडेंट है, वो किस तरीके से इस क्रिटिकल सिचुएशन से जूझते हैं, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि उस टाइम पर तो इतना हाईटेक ज़माना भी नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बहुत कम लोगों के पास होते थे। लेट 90s का वो दौर था, सन 2000 आने वाला था, हर जगह पर Y2K तब हमें सुनने को मिलता था कि पता नहीं सन 2000 आ रहा है, कैसा ऐतिहासिक साल होगा। लेकिन आप सोचिए, ऐसे में नए साल आने से कुछ चंद, मतलब आप कह दीजिए 25 दिसंबर के बाद एक तरीके से काउंटडाउन शुरू ही हो जाता है कि इतने दिन बचे हैं नए साल आने को। तो ऐसे में एक प्लेन हाईजैक होता है, तो जितने भी यात्री थे उस टाइम पर वो क्या नए साल के बारे में सोच रहे होंगे। उनको तो यही था कि पता नहीं हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। क्योंकि एक तरीके से जीते जी आपने एक जहन्नुम का एक तरीके से आपने दर्शन कर लिए हों, मानो ऐसा होता है जब आप अपने सर पर मौत को मंडराते हुए देखते हैं। अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई मौत चलकर इंसान के पास आती है, लेकिन कभी कभी हम खुद मौत के मुंह में जा रहे होते हैं। जो यात्री उस प्लेन में सवार हुए थे उनको क्या पता था कि उनकी ज़िंदगी किस कदर बदल जाएगी और एक की तो जान भी चली जाएगी। जितने भी यात्री हैं उनकी किसी पर्सनल लाइफ को तो नहीं दिखाया गया है ज़्यादा। कुछ एक पैसेंजर्स की छोटी छोटी कहानियाँ दिखाई गई हैं, लेकिन वो भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। प्लेन में ही ज़्यादातर उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं दूसरे पैसेंजर के साथ वो भी लिमिटेड हैं। और एक तरीके से जो फोकस था वो पूरा जो टीम था जो उस टाइम पर इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रही थी, किस तरीके से नेगोशिएट कर रही थी उन आतंकवादियों के साथ में, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस था। एंड ऑफ कोर्स प्लेन की में जो गतिविधियां हो रही थी, जिस तरीके से पैसेंजर्स की जो हालत थी, उस पर ये फोकस है। तो एक तरीके से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा ये वेब सीरीज़। यस, मैंने इसे देखा, मैं इमोशनल भी हुई। जिस तरीके से लोगों का जो डर है कि भाई अब क्या हुआ, एकदम से फ़्लाइट में बैठे और फ़्लाइट थोड़ी सी आगे क्या गई कि भाई ये बात पता चलती है कि फ़्लाइट तो हाईजैक हो गई है। तो लोगों में एकदम से जो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने की जो एक एक्साइटमेंट होती है एक यात्री को, वो तो सारी एक्साइटमेंट उसकी चली गई। तो वो जो टेरर होता है, ना खाया बनता है ना सोया बनता है कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए। और उधर जो यात्रियों के जो परिजन हैं वो बाहर एक तरीके से तड़प रहे हैं, एक तरीके से छटपटा रहे हैं कि हम अपने अपनों से मिल ही नहीं पाए, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब हम देख भी पाएंगे या नहीं। और एक शख्स का तो कुल का दीपक ही बुझ गया, 25 साल का लड़का चला गया। उसकी यही गलती थी कि वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून मना कर आ रहा था वापस, और उसे क्या पता था कि फ़्लाइट हाईजैक हो जाएगी और मेरी जान चली जाएगी। उन माँ बाप पर क्या बीती होगी कि मरने को हमारा ही लड़का मिला था, इतने लोगों में हमारे ही बेटे पर ये गाज गिरनी थी। तो ये सब जब आप चीज़ें देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि ज़िंदगी कितनी बेवफा है। मतलब सच में हम किसी को कहते हैं हैप्पी जर्नी, कितने ये यात्री हैप्पी जर्नी इनके परिवार ने इनको बोल कर भेजा होगा कि हाँ ठीक ठाक जाओ और वापस आओ, लेकिन उनके लिए कितनी ये डिफ़िकल्टी हो रही होगी कि क्या पता हमें अपने देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जिस घर का बच्चा गया है क्या पता अब अगली बारी हमारे बच्चे की हो। तो वो डर जो परिजन का होता है वो तो बिल्कुल ही आप उसे कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि एक इंसान अगर कोई तकलीफ़ भुगत रहा है तो उसका जो साथ के जो परिवार वाले हैं उनका एक अलग लेवल का
आप कह सकते हैं टॉर्चर वो फील करते हैं, जिसको वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। और ऊपर से प्रशासन का एक तरीके से बौखलाहट कि क्या करें क्या ना करें। देखिए, अब इस पूरे हाईजैक के पीछे एग्जैक्टली किसका हाथ था, किसका हाथ नहीं था, क्या दिखाया गया, क्या छुपाया गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक लॉस हुआ, एक घर का दीपक, कुल दीपक बुझा, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन खैर, ये एक तरीके से एक ऐसा हाईजैक था जिसके बारे में आज भी कोई सुनता है, और स्पेशली वो लोग जो उस फ्लाइट में मौजूद रहे होंगे। भले ही आज इतने साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो इस इंसिडेंट्स को कभी भूल पाएंगे। और हो सकता है उन्होंने भी ये वेब सीरीज़ देखी हो। देखिए, वेब सीरीज़ में कई चीज़ों को छुपाया जाता है और थोड़ा ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, इस बात को मैं भी मानती हूँ। लेकिन इस सब के पीछे मैं ये समझती हूँ कि एग्जैक्टली क्या रीज़न था, वो तो कभी पता नहीं चलता है। और शायद हम लोगों में भी इतना वो पेशेंस नहीं है कि हम एक बार फिर से इतने साल पुराने केस पर हम रिसर्च करें, डिबेट करें। क्योंकि हम लोगों में और कबूतर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जैसे कबूतर होता है ना, वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, वो उड़ता नहीं है। हम लोग भी अपने आसपास की गतिविधियों से हम लोग भी जानते हैं कि ये मीडिया, सोशल मीडिया हमें किस तरीके से घुमाता है। जो रियल बात है, जो रियल सच है, वो कभी भी हमारी आंखों के सामने नहीं आता। हमारी आंखों के सामने जो आता है उसे ढका छुपा के बताया जाता है, एक तरीके से फ़िल्टर करके हमारे सामने लाया जाता है। क्योंकि देखा जाए तो वो सच इतना भयानक होता है ना कि हम आम जनता तो उसे डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती। और ये शायद हम लोग भी जानते हैं। इसीलिए सब कुछ समझते हुए, जानते हुए भी हमें लगता है कि ठीक है यार, जो हो रहा है अब क्या कर सकते हैं। जैसे कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाता है कि ठीक है भाई, मैं नहीं उड़ सकता, मेरे में इतनी फुर्ती नहीं है, मेरी किस्मत में होगा तो मैं बचूंगा, नहीं होगा तो बिल्ली के मुंह में जाऊंगा। तो अब हमारी भी सिचुएशन ऐसी हो गई है, क्योंकि अब आम इंसान भी कितनी लड़ाई करे, कितना क्या करे। ये सब कहने की बातें हैं, करने की बातें हैं। मतलब असल ज़िंदगी में एक आम इंसान की भी एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट तक ही फ़ाइट कर सकता है। और इतना करप्शन है कि आप क्या करोगे। अभी मैं आपको अभी अगर अपना एक इंसिडेंस बताऊं तो अभी अभी मेरे फादर के साथ एक स्कैम हुआ। आप लोगों को पता ही है कि कितने स्कैम आजकल चल रहे हैं कि आपको एक मोबाइल पे मैसेज आता है, आप उसको क्लिक करते हो और फिर उसके बाद जी आपका मोबाइल हैक कर लिया जाता है, आपके बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं और उसमें आपको एक एक करके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि अरे आपका इतना अमाउंट डिडक्ट हो गया। एग्जैक्टली मेरे फादर के साथ हुआ। और उस टाइम पर घर में हम सब मौजूद थे और हमें बाकायदा मैसेजेस आते जा रहे थे कि इतने पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, और हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब ये एक ऐसी चोरी है जो हमारी आंखों के सामने हो रही है और हम उसे चाह कर भी रोक नहीं पा रहे हैं। एक चोरी होती है जो आपके पीठ पीछे होती है कि भाई आप घर पे नहीं हो, या आप रात में सोए हुए थे, आपकी नज़रें इधर उधर थीं तो ये दुर्घटना घट गई। लेकिन यहाँ पर सरेआम आपसे गलती क्या होती है, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या आप एक तरीके से कोई मैसेज पर कोई लिंक आता है उसको क्लिक कर लेते हो और उसके बाद आपकी मेहनत की कमाई, जमा पूंजी लुटती चली जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। फटाफट आप अपने बैंक के जो आपके क्रेडिट कार्ड हैं उनको आप ब्लॉक करवाते हो, और आधे तो ब्लॉक करवाने में ही इतना वक्त लग जाता है कि कितना आपका पैसा चला जाता है। फिर उसके बाद साइबर क्राइम में आपकी रिपोर्ट दर्ज होती है। अब उसके बाद आपको पता ही है कि रिपोर्ट एक दर्ज हो जाती है, आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाता है, लेकिन पैसे आपके पास वापस नहीं आते। बस आपको एक रिकॉर्ड में आपको एक पेपर मिल जाता है कि हाँ भाई आपके साथ ये स्कैम हुआ, ये फ्रॉड हुए, आपके इतने इतने पैसे गए। और मेरे फादर का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो ये सिचुएशन होती है और मेरे फादर को कॉल्स आते हैं साइबर क्राइम से वगैरह वगैरह। लेकिन अब हमें भी पता है कि पैसे तो वापस आएंगे नहीं। ठीक है, बहुत खुशकिस्मती रही तो आ जाएंगे,
बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पैसे रिकवर हो जाते हैं, पर चांसेस बहुत कम है। लेकिन एडवर्टीज़मेंट में क्या दिखाया जाता है कि नहीं नहीं, आप साइबर क्राइम जाइए। डेफिनेटली आप जाइए, ठीक है, जो फ़र्ज़ हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो आपको पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे ही हमारी हालत एक कबूतर जैसी है, जिसको पता है कि भाई उसका कटने वाला है, लेकिन वो क्या कर लेगा, क्योंकि इतना करप्शन है, इतना है। कई लोग जिनके साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उनको अपनी रिपोर्ट मतलब लिखाने के लिए भी बहुत कुछ खिलाना पड़ता है, लिखाने के लिए खिलाना पड़ता है। तो वही वाली बात होती है, इसलिए कई लोग जो हैं पुलिस वगैरह के चक्कर में जाते ही नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब कोई पेपर वर्क करवाते ही नहीं हैं कि हम रिपोर्ट लिखवाएं, क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, वो अपने कार्ड्स वगैरह बैंक के सील करवा देते हैं, ब्लॉक करवा देते हैं, लेकिन आगे वो कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन सबकी देखो अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग करते हैं, और मैं इसको अप्रिशिएट भी करती हूँ कि हाँ भाई, ये अवेयरनेस के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए ये सब करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जिसका पैसा जाता है, जिसकी मेहनत की कमाई लुटती है, वही समझ सकता है कि ये ऐसे कैसे मेरी मेहनत की कमाई लुट रही है। तो यहाँ पर बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये जो सियासतों में भी यही होता है कि सियासतों में आम इंसान का ही गला कटता है, और इंसान को भी पता है कि जब भी देश में कोई गड़बड़ी होगी, एक आम इंसान, एक निहत्था इंसान ही बलि का बकरे बनेगा। उसके बाद तो बाकी जो पावरफुल लोग हैं वो तो अपना झोला जग्गा उठाकर सेफली भाग जाएंगे, लेकिन एक आम इंसान कहाँ जाएगा, कौन उसको बचाएगा, कौन उसकी फरियाद सुनेगा। तो ये बात होती है, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ये जो हाईजैक हुआ उसमें इतने लोगों को जो मेंटली जो स्ट्रेस हुआ, उसको तो मैं बयान नहीं कर सकती। और हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो उस टाइम पर उस प्लेन में मौजूद थे, जो स्टाफ था, जिन्होंने पूरे तरीके से अपनी पूरी जान लगा दी पैसेंजर्स को संभालने में। लिटरली उनको बस ये था कि बस हमें कुछ हो जाए तो हो जाए, पर पैसेंजर्स को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं उन सारी टीम को मैं सैल्यूट करती हूँ और थैंक यू करती हूँ कि इसको कहते हैं एक रियल हीरोइज़्म। ये होते हैं असली हीरो, जो अपने मतलब ड्यूटी के साथ इतने लॉयल होते हैं, अपने फ़र्ज़ के साथ इतने लॉयल होते हैं कि प्राण ना जाए, कहते हैं ना, प्राण जाए पर हमारी लॉयल्टी ना जाए। तो हैट्स ऑफ, मतलब हम लोग किन लोगों को अपना आइडियल मानते हैं, इन फिल्म स्टार्स को, बॉलीवुड स्टार्स को, जो मतलब इतने फुसड्डी हैं, जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। और ये लोग जो बिना धर्म जाने, बिना मज़हब जाने, बिना आपका जात संप्रदाय जाने आपको मदद करते हैं। उस प्लेन में न जाने कितने डिफरेंट रिलीजन के, कास्ट के लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी सबको संभालना, सबको एक जैसा जो है ट्रीटमेंट देना। कि भाई आप सोचिए, जान तो सबको प्यारी होती है, क्या वो जो प्लेन में जो स्टाफ मौजूद था उनका परिवार नहीं था? लेकिन अपने परिवार की चिंता ना करते हुए उन पैसेंजर्स को संभालना, उनकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखना, उनको कोई तकलीफ़ ना हो जाए, अपने फ़र्ज़ से पीछे ना हटना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ऐसे लोगों के काम को हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते। डेफिनेटली इन्हें अप्रिशिएट करना बनता है, और यही लोग जो होते हैं अप्रिसिएशन के लायक होते हैं, क्योंकि ये लोग पर्पस के लिए जीते हैं। क्योंकि मैंने कहीं पर एक बात सुनी भी थी, और मैंने कहीं भी थी अपने वीडियो में, कि जो पर्पस होता है ना वो बहुत सेल्फलेस होता है। जो पर्पस होता है ना लाइफ में, वो हमें सेल्फलेस बनाता है, और जो गोल होता है वो हमें सेल्फिश बनाता है। तो ये जो पर्पसली जो ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर उनका एक ही मतलब मोटो है कि भाई दूसरों को हमें संभालना है, दूसरों को हमें एक तरीके से कंफर्टेबल फील करना है, अपना कंफर्ट, अपनी चिंता सब साइड में, बस हमें दूसरों को संभालना है। तो ऐसे लोगों को तो मैं बहुत ज़्यादा सैल्यूट करती हूँ, और मेरे दिल में ऐसे लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है।
और भले ही वो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, कोई भी ओहदा क्यों ना हो, बड़ा हो छोटा हो, जो भी लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं जहाँ वो अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं और उनको सर्व करने में बिलीव रखते हैं, उनके लिए हर एक लिहाज से मतलब कुछ कर गुज़रने का जज्बा रखते हैं, उन सबको मेरा सैल्यूट है। और कितना टॉर्चर उन स्टाफ्स के लिए भी रहा होगा, और वो आपको इस वेब सीरीज़ में भी देखने को मिलेगा। वेब सीरीज़ में जो कास्ट है वो बड़ी लंबी चौड़ी है। नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, और आई थिंक विजय वर्मा, आई थिंक सो उनका नाम है, जो पायलट की भूमिका में है। दिया मिर्ज़ा हैं, शायद मैं नाम ले चुकी हूँ, नहीं ले चुकी, मैं खुद ही भूल जाती हूँ मैंने क्या बोला है। और बहुत सारे कलाकार हैं, कुछ टेलीविज़न आर्टिस्ट भी हैं, पूजा गौर, अदिति गुप्ता, एंड ऑफ कोर्स राजीव ठाकुर जो कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी करते हैं, वो भी इसमें एक विलन, एक टेररिस्ट की भूमिका उन्होंने निभाई है, एक आतंकवादी के किरदार में है, जो मुझे काफ़ी अलग लगा कि चलो ये एक अच्छी बात है कि कुछ अलग, कुछ हटके करने को मिला है, तो अच्छी बात है। मैं चाहूँगी कि हर इंसान को मौका मिलना चाहिए अलग अलग अपनी टैलेंट की आजमाइश करने के लिए। और बहुत सारे नाम हैं जो मुझे याद भी नहीं आ रहे। एक और भी साउथ के एक्टर हैं जो मतलब फिल्मों में आते थे, शायद अभी भी आते हैं। आप लोगों ने अगर रोज़ा फिल्म देखी होगी तो उसके जो एक्टर हैं अरविंद स्वामी, हाँ अरविंद स्वामी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, लेकिन जो मेन फोकस तो हाईजैक पर है कि कैसे कंधार में जाकर प्लेन को लैंड करवा कर रखा जाता है। ठीक है, वहाँ पर पैसेंजर्स की खातिरदारी भी होती है, उनको अच्छा खिलाया पिलाया जाता है, लेकिन देखिए वही वाली बात है ना, कहते हैं ना कि बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है। तो वो बेचारे जो पैसेंजर्स थे उनको तो कहीं से भी राहत नहीं मिल रही थी कि पता नहीं हम ये रोटी खा रहे हैं, ये हमारी आखिरी, हमारा निवाला तो नहीं इस शरीर के साथ, कि पता नहीं ये लोग हमारा क्या करेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे, औरतें, मतलब कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। 7 दिन तक बिना नहाए बाथरूम कैसे जा रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं सीट पे बैठे बैठे, या आप कभी सोचें तो पता चले कि उन्होंने कितना ट्रॉमा झेला होगा, और वो ट्रॉमा आज भी उनके साथ उनको याद आता होगा। और इस हादसे के बाद में जब उन्होंने दोबारा किसी प्लेन में ट्रैवल किया होगा तो उनकी साइकोलॉजी क्या होगी, ये अपने आप में ही सोचने वाली बात है। और वो जो स्टाफ था उनके साथ क्या हुआ होगा इस हादसे के बाद, उन्होंने अपनी जॉब को कैसे कंटिन्यू रखा होगा, कैसे वापस से दोबारा से शुरू करना। मतलब ये बड़ी बात, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हैट्स ऑफ पूरी टीम को उस टाइम पर, जो उस टाइम उस प्लेन में मौजूद थी, उन सबको मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना मतलब संयम बरता, और एक तरीके से सर्वाइवल ही थे वो, और वाकई उन्होंने फ़ाइट किया। कितने ऐसे पैसेंजर्स थे जिनको गुस्सा भी आता था, लेकिन उनको जो है अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता था, क्योंकि इतने हथियार लेकर कोई शख्स आपके सामने खड़ा है तो आप क्या कर लोगे, आप कैसे अपने आप को बचा लोगे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, ये पीछे लेबर की आवाज़ है, क्योंकि मेरे आसपास काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो फिर वो ऐसे ही बोलते हैं तो काफ़ी लाउड आवाज़ आती है। तो खैर, इस वजह से मुझे ये वेब सीरीज़ अच्छी लगी। देखिए, मैंने तो इसको एक इमोशनल फ्रंट पर मैंने इसको जज किया है, मैंने ज़्यादा इस पे ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं लगाए। अच्छा, इसमें ना कुछ नरेशन भी आपको दी जाएगी, बताया जाएगा कि ये मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ, ये क्यों इसे प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की गई। तो इसमें जो आवाज़ मुझे लगी, इनफैक्ट मुझे पूरा यकीन है कि वो आवाज़ जो है, उस आवाज़ को जो इंसान दे रहा है उसका भी मैंने पॉडकास्ट बनाया था। वो थे निनाद कामत, जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात की हुई है कि बहुत अच्छे एक्टर, डबिंग आर्टिस्ट
और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं वो, तो उनकी आवाज़ भी आपको बैकग्राउंड में सुनने को मिलेगी जब वो ये सारी सिचुएशन को बताएंगे कि ये प्लानिंग कब से हो रही थी, क्या था क्या नहीं था। तो एक्चुअल में मुझे लगता है आप लोगों को ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए, जिन्होंने भी उस वक्त इस न्यूज़ को सुना था 1999 में। और इसको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसमें एग्जैक्ट फैक्ट्स वगैरह बताए गए हैं, लेकिन हाँ करीब करीब छोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा। और यही वजह है कि इसीलिए मैंने इस वेब सीरीज़ को देखा था, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी, जानना चाहती थी। जैसे मैंने कुछ वक्त पहले ट्रायल बाय फायर को मैंने रिव्यू किया था, क्योंकि उसमें उपहार सिनेमा का जो ट्रेजेडी हुई थी मैं उसको बहुत करीब से और जानना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वेब सीरीज़ देखी थी। तो यही कंधार हाईजैक को भी मैं और करीब से जानना चाहती थी, क्योंकि मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा मैं भी डर गई थी कि अच्छा प्लेन हाईजैक है, मतलब इंसान को एक, देखो समझ तो मैं उस टाइम पर यंग थी, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को समझ रही थी। वो बात अलग है कि आज जिस तरीके से मैं चीज़ों को समझती हूँ, यकीनन मैं उस टाइम पर तो वैसा नहीं समझती थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस पूरे प्रक्रिया से कनेक्ट हो गई थी। और जब ये मुझे वेब सीरीज़ का पता लगा था, तभी से मेरे मन में था कि मुझे इसे देखना है। लेकिन अब जाकर मुझे मौका मिला, 2 साल बाद मैंने इसे देखा, और देखा तो मुझे मतलब एक तरीके से मुझे ठीक लगी, अच्छी लगी। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे ब्लंडर्स को छुपाया गया होगा, और अनुभव सिन्हा ने इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है, जो फिल्में और टेलीविज़न सीरियल्स बना चुके हैं, तो उन्होंने इस वेब सीरीज़ को बनाया है। तो ठीक है, इसको लोगों ने इसकी काफ़ी निंदा आलोचना की गई, सबसे ज़्यादा कि जब ये हाईजैक का ये सारा मामला वो लोग ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद बाकायदा ये पायलट से जो टेररिस्ट थे वो हाथ मिला के जा रहे हैं, एयर होस्ट्रेस को बाय कह रहे हैं कि जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। पता नहीं ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसमें एग्जैक्ट वही चीज़ दिखाई है, लेकिन हाँ करीब करीब कुछ चीज़ें दिखाई हैं जो मैंने भी सुनी थी। तो बट ठीक है, आप देख सकते हैं उस हाईजैक की जो सिचुएशन को थोड़ा बहुत समझने के लिए, पैसेंजर्स की सिचुएशन को समझने के लिए, पैसेंजर्स के घर वालों की मानसिक स्थिति को समझने के लिए। और इसमें ना जो उस टाइम की जो फुटेजेस थी, जो रियल फुटेजेस थी, जो न्यूज़ेस दिखाई जाती थी इस प्लेन हाईजैक के मतलब सिलसिले में, कि कैसे जो वहाँ के, जो हमारे यहाँ के जो प्रशासन है वो निर्णय ले रहे हैं, कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे हैं, जो पैसेंजर्स के घर वाले हैं उनके वीडियोस, जो रियल वीडियोस हैं वो भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से रिसर्च कर कर तो बनाया गया है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई हमने कुछ काल्पनिक दिखाया है। लेकिन वही वाली बात है कि जो लोग बारीकी से इस पूरे मामले को समझते हैं, जानते हैं, उनका वर्जन टेक तो अलग ही था। पर ठीक है, वो सही हो सकता है, मैं उसको गलत नहीं कहती। लेकिन मैंने अपने विजन से इस वेब सीरीज़ को देखा है, समझा है। और मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वे से तो मैं बात नहीं करूँगी, ना ही मैं किसी को ब्लेम करने वाली हूँ, क्योंकि ब्लेम करने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। क्योंकि जो होगा वो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई मतलब बदल नहीं सकता। ये तो बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं ये प्रे कर सकती हूँ कि ऐसी सिचुएशन किसी को भी ना देखनी पड़े लाइफ में, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा कठिन है। क्योंकि कलयुग भी अपने चरम सीमा पे आता जा रहा है। इतना कुछ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आप सोचिए 99 था वो साल, और अब सन 2026 है, तो कितना वक्त निकल गया है और कितनी कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं। एक दो चीज़ें संभलती हैं, लेकिन उसके बाद कैसे चीज़ें बिगड़ती हैं वो भी हमसे कुछ ढका छुपा नहीं गया है। तो अब देखो आगे क्या होता है लाइफ में। मतलब आपको इस तरह की जब आप वेब सीरीज़ देखते हो ना, तो फिर आपको लगता है कि यार जो दिन निकल गया वही सही है। वाकई लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल
से भी कोई घटिया शब्द होगा ना तो मैं वही बोलूँगी, क्योंकि सच में कहते हैं ना, कल पर भरोसा मत करो। वाकई कल पर भरोसा मत करो, क्योंकि कल जो होगा वो आपके पल पल का हिसाब आपको दिखाएगा। क्योंकि जब आपके सर पे मौत खड़ी हुई होती है ना, तब आपको कुछ नहीं दिखाई देता, बस दिखाई देता है तो अपना अंत। वो कब होगा, एक तरीके से आप भी गिनने लगते हो कि अब मैं गई, अब मैं गया, अब मेरी बारी आई, अब मेरी बारी आई, मैं गया, मैं गया, मैं गई, मैं गई, बस आप यही करते हो। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो मैंने महसूस करी कि वाकई इंसान कितने पैसे रुपए जोड़ता है, कितना कुछ करता है, मैं यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, लेकिन पल में चुटकी बजाकर ही उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ घूम जाती है उसको भी नहीं पता चलता। तो खैर, ये मेरी बातें तो चलती रहेंगी। मैंने थोड़ा सा इमोशनल होकर इस वेब सीरीज़ को देखा है। नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपका मन है, अगर आप थोड़े से मेरी तरह थोड़े हैं कि भाई हटी हैं, आप ऐसी वेब सीरीज़ को संभाल सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी वेब सीरीज़ को नहीं देखते, ऐसी फ़िल्मों को नहीं देखते जिसमें थोड़ा सा ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर ऊपर नीचे आपका सांस हो जाए। क्योंकि वाकई आपको भी डर लगेगा, आपको लगेगा कि आप उस हाईजैक में आप भी हो, उस प्लेन में आप भी मौजूद हो। तो ये चीज़ आपको महसूस होगी। बट क्योंकि मुझे देखना था, मेरे को देखना था, एक तो मेरा प्रोफेशन भी है अब एज अ पॉडकास्टर, और मुझे क्योंकि मैं इस केस के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, तो मेरे पास ये दो रीज़न्स थे और मैंने देखे। और मैं इसको ये तो नहीं बोलूँगी कि मैंने इन्जॉय किया, बट हाँ, मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा। जो सीखा वो मैंने आपके साथ कुछ हद तक शेयर किया। तो बस इसी के साथ मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर। अगर कोई चीज़ मैंने रिपीट कर दी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो क्या होता है ना, कभी कभी मैं कोई पेपर लेके तो बैठी नहीं होती कि मैं क्रम वाइज पढ़ करके पढ़ती जाऊँ और उसके बाद फिर ख़त्म, ओके टाटा करके निकल जाऊँ। जो मेरे दिमाग में आता रहता है, जो मैं फ़ील करती जाती हूँ, मेरे मुंह से मैं निकालती जाती हूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं मैं कोई चीज़ रिपीट तो नहीं कर गई। तो ऐसे में थोड़ा सा आप लोगों की वो भी सुनने में कहीं उलझन ना हो कि ये डेप्थ क्वीन बार बार बातों को रिपीट कर रही है। तो मैं ये सब नहीं आप लोगों को तंग करना चाहती हूँ, तो मैं ध्यान रखूँगी आगे से। तो चलिए, अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी ये वेब सीरीज़ देख ली है, आपका क्या ओपिनियन है, या क्या आप इस पूरी घटना के बारे में समझते हैं, सोचते हैं, जो भी अपने ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो थैंक यू सो मच।